और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंडिगो संकट को लेकर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में 5% कटौती करने का फैसला किया है। खासकर उच्च मांग वाले मार्गों पर इंडिगो को कल शाम 5 बजे तक डीजीसीए को संशोधित शेड्यूल जमा करने को कहा गया है। 8 दिसंबर को जारी डीजीसीए के एक नए नोटिस में इंडिगो को नवंबर के लिए 64,000 से ज्यादा उड़ानों की मंजूरी दी गई थी, लेकिन एयरलाइन ने वास्तव में 59,400 से ज्यादा उड़ानें संचालित की और इस दौरान 951 उड़ानें रद्द हुई। डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो को पिछले सीजन की तुलना में अब शेड्यूल में 6% की वृद्धि की अनुमति दी गई थी, लेकिन एयरलाइन आवश्यक संख्या में विमान तैनात नहीं कर पाई। अक्टूबर में केवल 339 और नवंबर में 444 जेट विमानों का संचालन किया गया, जो स्वीकृत 403 से काफी कम है। गौरतलब है कि एयरलाइन की फ्लाइट्स में पिछले कई दिनों से दिक्कतें आ रही हैं। ये नोटिस कई सप्ताह से चल रहे व्यवधानों के बीच आया है। फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। डीजीसीए का फैसला यात्रियों के लिए भी थोड़ी राहत की उम्मीद लेकर आया है। तो इंडिगो पर डीजीसीए ने बड़ा फैसला लिया है। इंडिगो की जो उड़ानें हैं इसमें 5% कटौती करने का निर्देश जारी किया गया। खासकर उच्च मांग वाले मार्गों पर कटौती का फैसला लिया गया। डीजीसीए ने आदेश जारी किया है कि कल शाम 5 बजे तक संशोधित शेड्यूल जमा करने का समय है। पिछले कई दिनों से इंडिगो की उड़ान रद्द हो रही थी। यात्रियों की मुश्किलें जो है वो काफी ज्यादा थी और कई हफ्तों से जारी गड़बड़ियों के बीच ये नोटिस जारी किया गया है। तो अब इंडिगो संकट में नजर आ रहा है और ये संकट के साथ ही साथ यहाँ पर यात्री इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब तक रिफंड दिया जाए। अब डीजीसीए ने 5% कटौती के निर्देश दिए हैं। विपुल सक्सेना इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विपुल जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। जो अभी तक स्थितियां इंडिगो को लेकर आ रही थी कि इंडिगो ने जिस तरह से फ्लाइट कैंसिल की, सरकार और इंडिगो के बीच विचार विमर्श हुआ, फैसला वापस लिया गया जो वीकली रेस्ट का था, उसके बाद रिफंड की बात कही गई कि सभी यात्रियों को रिफंड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी मामला पहुंचा, लेकिन अब डीजीसीए ने 5% तक कटौती करने का निर्देश दिया है इंडिगो को। कैसे देखें इसको? मैं समझता हूँ कि पहले तो जो लेटर है उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है मेरे को, क्योंकि 6% का जो इंक्रीज किया था वो अक्टूबर शेड्यूल के ऊपर 6% इंक्रीज किया था। अभी 5% जो, और उसके बाद भी देखा गया कि जो अक्टूबर का शेड्यूल था वो भी नवंबर में पूरा नहीं कर पाए, उससे कम ही कर पाए थे वो। तो अभी 5% जो कट किया है वो नवंबर के शेड्यूल में से किया है या अक्टूबर में से किया है? आई थिंक ये एक पॉइंट है जो क्लेरिफाई करना जरूरी है, बिकॉज अगर हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, आई एम हियरिंग यू सर। हेलो हेलो सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। तो नियमों के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है उड्डयन मंत्री की तरफ से। अब देखना यही है कि इंडिगो अपनी संकट से कैसे उबरता है। यहाँ पर तो सवाल यह है कि जो यात्रियों की परेशानी है, अब मसला आ गया कि यात्रियों का जो रिफंड है वो कब तक उन्हें मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे पैसेंजर हैं जिन्होंने कहा है कि अभी तक उन्हें रिफंड नहीं मिला और कहा जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। विपुल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आई कैन हियर यू। हाँ मुझे हाँ आवाज आ रही है आपकी? हाँ आप सुन पा सर। रहे हैं मेरे को? हाँ आप नहीं, सुन नहीं पा रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो मैं बोल रहा था कि अक्टूबर का जो शेड्यूल था इंडिगो का, रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि अक्टूबर शेड्यूल भी वो लोग नवंबर में पूरा नहीं कर पाए थे। ओके, और नवंबर का जो शेड्यूल था वो इन्होंने अक्टूबर से 6% ज्यादा दिया था। अब जो इनका 5% काटा है वो अभी तक क्लियर नहीं है। अगर आप लेटर पढ़े तो कहीं क्लैरिटी नहीं है कि वो अक्टूबर के शेड्यूल में से 5% कम किया है या नवंबर का जो शेड्यूल जो 6% बढ़ा गया था उसमें से 5% कम किया गया है। नहीं तो सर, आप मुझे ये भी बताइए, क्या ये कटौती करने से जो जनमानस की समस्या है वो क्या कम होगी? अभी अभी तो कम नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए जो एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो हुआ है, इतनी कैंसिलेशन हुई है, वो एक बैकलॉग है, उसको क्लियर करने में टाइम तो लगने वाला है। पर ये कि आगे के आने वाले जो महीने हैं उनमें एटलीस्ट इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्या लगता है आपको कि जो कल ये बैठक होने वाली भी है डीजीसीए की तरफ से, रिफंड को लेकर अभी भी पैसेंजर कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिला है, तो ये अभी भी और वक्त लग सकता है? और किस तरह की अड़चनें आ रही होंगी जिसके लिए इंडिगो, क्योंकि अगर ये समस्या सरकार और इंडिगो के बीच थी तो इंडिगो को आगे का भविष्य भी तो पता था कि आने वाले वक्त में क्या होना है, तो इंडिगो कैसे उभरेगा? देखिए, मैं सरकार को एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जब इंडिगो को शोकॉज नोटिस दिया था तो उन्होंने 24 घंटे दिए। 24 घंटे के बाद उन्होंने एक्सटेंशन मांगा कि भाई सोमवार को 6 बजे तक हम आपको रिप्लाई सबमिट कर देंगे। ठीक है। जब सोमवार को शाम को रिप्लाई सबमिट किया, उसमें भी वही सॉरी 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 बोल रहे हैं वो लोग, और कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने के बजाय उन्होंने डीजीसी की पॉलिसी को ही कोट कर दिया कि आपकी खुद की पॉलिसी 15 दिन मिलना चाहिए। तो ये तो मतलब एक बोलते ना हार्ड नट टू क्रैक, वो वाली सिचुएशन है। क्योंकि जब मंडे का एक्सटेंशन दिया था सरकार ने बहुत क्लियर बोला था कि मंडे तक अगर आपका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं आता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। तो क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया, और क्यों हम डिफेंसिव फील कर रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया भाई आपकी पॉलिसी 15 दिन की है, आप 15 दिन टाइम दीजिए। तो ऐसे अगर एयरलाइंस सरकार को और डीजीसी को कॉर्नर करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है कि आपने जो वायलेशन किया है उसके लिए आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। वो आपका कोई सिस्टम फेलियर होता है तो ठीक है, आपको टाइम मिलता है नॉर्मल प्रोसेस में, जिससे कि जनता को परेशानी नहीं हुई है, वो एक प्रोसेस है। पर ये नहीं कि आपने डिलिबरेटली अपने सिस्टम को फेल किया, जनता को इतनी परेशानी हुई और उसमें फिर आप हमें कानून दिखा रहे हो 15 दिन का। तो मैं समझता हूँ सर, मंत्री जी और डीजीसी चीफ, उनको इस पर सोचना चाहिए और एक्शन ले लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इंडिगो की उड़ानें रद्द हो भी रही थी और एक बार काफ़ी संख्या में जब ये एयरलाइंस कैंसिल हुई उसके बाद ये आक्रोश जनता का दिखाई भी दे रहा था एयरपोर्ट पर। इंडिगो को लेकर कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, काफ़ी पैसा है, बावजूद इसकी अगर जनता की समस्याएं नहीं सुलझा पा रही है तो क्या यहाँ पर इंडिगो कोई ऐसा कदम उठाना सोच रही है कि उसके स्टाफ मेंबर्स, उसके जो क्रू मेंबर्स है उसके लिए कोई सही फैसला है? और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस स्थिति के बाद जो एक तय कर दिया गया, फेयर तय कर दिया गया कि इतने से इतने किलोमीटर का किराया इतना होगा, तो क्या आपको लगता है कि ये फेयर सही है? ये फेयर है वाकई, मतलब जनता के लिए ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने इस पर ट्वीट भी किया और मैं 2-3 चैनल पे बोला भी है हाँ। कि ये जो फेयर्स इन्होंने बताए हैं, ये तो मतलब और भी ज्यादा फेयर्स हैं जो नॉर्मल केसेस में है। बॉम्बे से दिल्ली का फेयर आपको 3,000 से 5,000 तक टिकट मिल जाता है, एक्सट्रीम केस में 5,000 अथवा 3 से 4,000 में आपको टिकट मिल जाता है। ठीक इसमें है। आपने जो है इसको 10,000 तक कर दिया। आई मीन जो लिमिट्स दी गई है वो ऑलरेडी बहुत हाई लिमिट्स दी हुई हैं। जब भी इस तरह के लिमिट्स लगाई जाती हैं तो स्टैटिस्टिकली उसका हिस्टोरिक डेटा निकल जाता है कि भाई नॉर्मल केस में इस रूट पे क्या एवरेज फेयर रहा है, उस डेटा को यूज किया जाता है। यहाँ पे बैठ सकता है मुझे कोई इंडिगो वाला आदमी को बैठ के उसने ऑर्डर बना दिया और लिमिट सेट कर दी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अब देखना यही है कि डीजीसीए कल जब ये बड़ी बैठक करने जा रहा है तो निष्कर्ष क्या निकलेगा इंडिगो को लेकर भी और पैसेंजर्स को लेकर भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर पुतिन के दौरे के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भारत यात्रा की तैयारी को लेकर है, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि पुतिन के दौरे के 1 महीने बाद ही ये दौरा हो सकता है। इससे भारत की संतुलित कूटनीति को मजबूती मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो ज़ेलेंस्की अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। हालांकि इस दौरे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच कई हफ्तों से बातचीत चल रही है। यहां तक कि पुतिन के भारत दौरे से पहले ही नई दिल्ली में ज़ेलेंस्की के कार्यालय से संपर्क साध लिया गया था। भारत का लक्ष्य दोनों देशों के साथ संवाद बनाए रखना है ताकि शांति स्थापना में उसकी भूमिका प्रभावी बनी रहेगी। ज़ेलेंस्की की ये यात्रा भारत की रूस यूक्रेन युद्ध में संतुलित कूटनीतिक नीति को और मजबूत करने का एक अवसर होगी। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक अच्छा संदेश होगा, जो युद्ध समाप्ति के प्रयासों में यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं। तो पुतिन के दौरे के बाद ज़ेलेंस्की अब भारत आएंगे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 के शुरुआती महीने में ही ज़ेलेंस्की आ सकते हैं।
और इसी खबर पर विदेश मामलों के जानकार डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। अब पुतिन के दौरे के बाद खबर सर ये मिल रही है कि जेलेंस्की भी भारत आने वाले हैं, तो ऐसे में यहाँ आप इस नजरिए से देख रहे हैं कि जेलेंस्की को भारत पहुंचने के बाद फायदा मिल सकता है पुतिन के साथ जिस तरह से भारत का दौरा हुआ, या भारत को मिलेगा, या दोनों देशों के जो आपसी संबंध है वो और मजबूत होंगे? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, किसी भी अगर हेड ऑफ द स्टेट अगर किसी देश में अगर आता है, और खासकर तब जो हॉटबेड पे बैठे हुए हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, जो कि पूरे दुनिया में चर्चा के विषय हैं, 4 साल से युद्ध चल रहा है, अगर वो भारत में आते हैं तो ये एक भारत का जो पावर शेयर वर्ल्ड में होता है उसकी मजबूती को दिखाता है। देखिए, अभी तक जेलेंस्की साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में तो आए हैं, लेकिन साउथ एशिया में अभी किसी भी देश का विजिट नहीं किए हैं, इवन चाइना का भी नहीं किए हैं, और पहली बार भारत आ रहे हैं, आएंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अगस्त 2025 में निमंत्रण दिया था मोदी जी ने उनको, और आने के लिए, शायद उनका जब बर्थडे था, तो वो आएंगे। और देखिए उसका टाइमिंग, देखिए उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। जनवरी 2026 में जो मैं समझ रहा हूँ यूरोपियन जो यूनियन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला जी आ रही हैं चीफ गेस्ट बन के आरडी परेड पर, और उसके बाद यूरोपियन जो काउंसिल है उसके भी प्रेसिडेंट आ रहे हैं भारत में, वो भी चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। तो जो अभी जो चल रहा है यूक्रेन और रसिया में, वहां पे जेलेंस्की का साथ इस समय जहां तक मैं समझ पा रहा हूं यूरोप दे रहा है, और यूरोप इसलिए नहीं दे रहा कि वो यूक्रेन को प्यार करता है, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी खुद की रिक्वायरमेंट है कि वो चाहता है कि रसिया और यूरोप के बीच में जेलेंस्की एक बफर स्टेट बना रहे, ताकि कोई लड़ाई हो तो वहीं तक सीमित हो जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर यूरोप ने अगर यूक्रेन को कब्जा कर लिया रसिया ने, तो फिर हमारे बॉर्डर पे रसिया आ जाएगा, जो थ्रेट रहेगा। तो अब वहां पे इस समय जो साथ दे रहा है जेलेंस्की को यूरोपियन यूनियन दे रहा है, तो अपने स्वार्थ की वजह से, और यूरोपियन यूनियन के सर्वे सर्वा दोनों काउंसिल के प्रेसिडेंट और उस कमीशन के प्रेसिडेंट दोनों आ रहे हैं और आ रही हैं। तो ये उस समय ये पिक्चर न देख के भारत में कि यूरोपियन ब्रिटेन या फ्रांस या जर्मनी के सब लोग मिले और उसी समय जेलेंस्की भी आए, नहीं, यूरोपियन यूनियन के सदस्य के जो राजनीतिक नहीं है, जो पॉलिटिकल नहीं है, वो आ रहे हैं, और उसी बीच में मुझे लगता है बैठक आएगी, तो वो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो यूरोपियन यूनियन भी भारत में है इस समय, और उसके बाद जेलेंस्की भी इसका भारत में मतलब ये है कि जेलेंस्की दिखाना चाहते हैं कि पुतिन के ही अच्छे संबंध भारत के साथ नहीं है, हमारे भी हैं। हाँ, मतलब एक तो दूसरा है कि अमेरिका भी कहीं कहीं इंटरनली जेलेंस्की को बोला होगा कि यू आल्सो विजिट भारत, पुतिन गए हैं तो तुम भी लेके जाओ, और संदेश लेके भी वो आएंगे। और उसके पहले जैसे कल भारत में विजिट हुआ पुतिन का 4 तारीख को, उसके बाद 2 प्रतिनिधिमंडल, एक अंडर सेक्रेटरी, एक डिप्टी अंडर सेक्रेटरी, दोनों भारत में आए हुए हैं, एक पॉलिटिकल अफेयर्स के और इकोनॉमिक अफेयर्स के, ट्रेड वाले, वो दोनों भारत में इस समय है, हफ्ते में, अगले 2 दिन बाद उसके आएंगे वाणिज्यिक के, और जो पॉलिटिकल वाले हैं जो अभी आ रहे हैं। तो इस समय भारत में लगातार दौरे चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत के साथ इंडो पैसिफिक का, देखिए अभी जो सिक्योरिटी पेपर सबमिट हुए कांग्रेस में, जो अमेरिका कांग्रेस में सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के जो पेपर सबमिट हुए, उसमें पहली बार मैं देख रहा हूं कि इंडो पैसिफिक बोला गया है, नहीं तो अभी तक ट्रंप जी भारत के इस एरिया को एशिया पैसिफिक बोलना शुरू कर दिए थे। जैसे अरबियन सी बोलते हैं वहां पे ईरान के उसमें जो ईरान का जो खाड़ी है उसको अरबियन सी बोलते हैं ट्रंप जी, उसी तरह से यहाँ पे एशिया पैसिफिक बोलने लगे था। लेकिन इस बार तो ट्रंप किसी भी तरह चाहते हैं कि भारत से हमारे जो रिलेशन है इंडो पैसिफिक में वो खराब ना हो, क्योंकि बैलेंसिंग पावर का काम करता है, और इसी तरह से जेलेंस्की को भेजा जाएगा कि तुम जाके देखो और सारी चीजें जो है अपने ढंग से मैनेज करने की कोशिश करो, ताकि रिलेशन हमारे ना खराब हो। यूक्रेन से युद्ध पे मसले पर वो जो भी होगा वो तो अमेरिका अपना टेकअप कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटिमेंटल अटैचमेंट यूक्रेन से किसी का नहीं है, सबका कहीं कहीं एक बिजनेस आई है यूक्रेन के ऊपर, एक ट्रेड के हिसाब से यूक्रेन को देखा जाता है। यूक्रेन एक आज के डेट में हथियार खरीदने वाला देश है, क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, तो इसलिए यूरोप से लेके अमेरिका तक सब अपने अपने हिसाब से यूक्रेन को डील कर रहे हैं। हाँ, और तो ऐसे में सर, क्योंकि जब दोनों ही देश से ये अपील की गई थी, जब पीएम मोदी भी विदेशी दौरे पर थे, यूक्रेन पहुंचे थे, रूस पहुंचे थे, दोनों देशों से कहा गया कि शांति समझौता कर लिया जाए और बातचीत के जरिए ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। जब जेलेंस्की यहाँ भारत पहुंचेंगे, उससे पहले ये भी खबर मिल रही थी कि नाटो जो है वो मदद कर रहा है जेलेंस्की को और आगे बढ़ाने के लिए, हथियार देने के लिए। तो अब ऐसे में नाटो की भूमिका कहां आप देख रहे हैं जेलेंस्की यूक्रेन के लिए, और क्या वाकई यूक्रेन नाटो के बहुत नजदीक आ चुका है कि उसको शामिल कर दिया जाएगा?
देखिए, जहां तक यूरोपियन यूनियन का मैं देख रहा हूँ स्टेटमेंट और नाटो का भी, अब भी वो बहुत लार्ज पे चला गया। मतलब अब यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करना जरा सा एक खतरे की घंटी हो सकती है यूरोप के लिए, क्योंकि बार बार जेलेंस्की बोल रहे हैं, पुतिन बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करेगा तो युद्ध और भी भयावह होगा। तो इस केस में नाटो अभी तक तो नहीं जा रहा, जैसे बाल्टिक कंट्रीज को शामिल किया उस तरह से इसको शामिल नहीं करने जा रहा है। और रही बात नाटो की, नाटो के पास एक मजबूरी है, क्योंकि उसने बीड़ा उठा लिया है। तो उस वो देख रहा है कि नाटो एक्चुअली, अगर इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखूं तो नाटो हार रहा है रसिया से। रसिया युद्ध 4 साल लड़ने के बाद दुनिया के 10 देशों में, अभी कल की रिपोर्ट है जिसमें कि वो ट्रेड सरप्लस में उसका नंबर आता है। इवन ब्राजील भी सरप्लस में आ रहा है, जबकि टैरिफ उसको 50% लगे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ मैटर कर रही हैं। तो नाटो जो है एक प्रकार से, मैं कह रहा हूं कि नाटो भी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है इस समय, क्योंकि अमेरिका ने क्लियरली बोल दिया कि 2027 तक नाटो जो है अपना खुद का फंडिंग करे, मैं नहीं करूंगा फंडिंग अब। तो ये सबसे, क्योंकि अब सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका ही नाटो को कर रहा था, जो कि पीछे हटा रहा है मागा के तहत। वो नहीं चाहता कि मेरा पैसा जो आलतू फालतू चीजों में खर्चा हो। ये अमेरिका की जो भी परसों की रिपोर्ट सबमिट हुई उसमें भी ये चीज दिया। दौरे के बाद जो पुतिन के साथ जो डील हुई है, रूस के साथ जो भारत की डील हुई है, तो जाहिर तौर पर जेलेंस्की के अंदर खलबली मची हुई होगी। फिलहाल अब देखना यही है कि जब भारत पहुंचेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इन्वाइट किया, तो ये रिश्ते और कितने मजबूत होंगे, कितने और आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया डीके साहब आपका हमारे साथ जुड़े, और ये चर्चा जो आपने की है कि यूक्रेन और रूस के जो आपसी संबंध है उसमें शांति समझौता कब तक होगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के रंगपुर जिले में हिंदू दंपति की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही किसी तरह की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 75 वर्षीय योगेश चंद्र रॉय और उनकी पत्नी सुवर्णा रॉय की घर में गले को काटकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव उनके घर से बरामद हुए। बता दें कि पड़ोसियों और घरेलू सहायिकाओं ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद सीढ़ी लगाकर घर के अंदर पहुंचा गया। अंदर सुवर्णा राय का शव जो है रसोई में, और योगेश रॉय का शव डाइनिंग रूम में पड़ा हुआ मिला। दोनों के गले कटे हुए थे। पुलिस का कहना है कि हमला देर रात करीब 1 बजे हुआ। दंपति गांव के घर में अकेले रहते थे। उनके 2 बेटे शोवेन चंद्र रॉय और राजेश खन्ना चंद्र रॉय बांग्लादेश पुलिस में नौकरी करते हैं। इससे पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान चली गई। दुष्कर्म और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस सामने आए। करीब 133 मंदिरों पर हमले हुए। ये घटनाएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई है। तो बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। गला रेतकर इनकी हत्या की गई। इनके घर में ही इनका शव बरामद हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में कोई एफआईआर नहीं की है, ना ही किसी की गिरफ्तारी हो पाई है। दंपति के 2 बेटे पुलिस में ही काम करते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कि बांग्लादेश में एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो खतरे में हैं, क्योंकि बांग्लादेश के रंगपुर से ये पूरा मामला सामने आया कि हिंदू दंपति की हत्या कर दी गई। घर में उनका शव मिला और पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, सहायिका ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। उसके बाद जब अंदर का मंजर जो देखा गया वो बहुत भयानक था। दरअसल दोनों ही पति पत्नी की गला रेतकर हत्या की गई। स्थानीय समुदाय ने यहां पर प्रदर्शन किया है। अप्रैल में हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की भी हत्या का मामला सामने आया था। उस मामले में भी लोगों ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या की वजह अज्ञात। स्थानीय समुदाय जो है वो ये गुस्सा उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन की चेतावनी लोगों ने दी है। हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की भी हत्या अप्रैल महीने में हुई थी। सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान गई। दुष्कर्म और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस सामने आए। बांग्लादेश में करीब 133 मंदिरों को भी निशाने पर लिया गया, उन पर हमला किया गया। अगस्त 2024 में तख्ता पलट के बाद निशाने पर अल्पसंख्यक है। तो सवाल यही है कि आखिर हिंदुओं को एक बार फिर से टारगेट करने की कोशिश हो रही है क्या? प्रमोद गोस्वामी आचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। प्रमोद जी, वाकई बहुत हैरानी होती है कि बांग्लादेश से ऐसी खबर जहां हिंदू दंपति की हत्या हो जाती है, पुलिस ने अभी तक ना ही एफआईआर दर्ज की है, ना ही कोई गिरफ्तारी की है, और सवाल फिर यही उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है? बिल्कुल। मेरा पूरा नाम है आचार्य प्रमोद मिश्रा। और दूसरी बात की जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग आज,
ये सत्य है कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जहां जहां आप देखिए कि हिंदू कम मात्रा में हुआ है, अल्पसंख्यक हुआ है, वह कहीं ना कहीं एक तरह से कहते हैं ना, हिंदू बढ़ता है तो कटता है। पीछे ये बातें सरकारों ने भी कही थी और सच्चाई भी है। यहाँ बांग्लादेश में आज से नहीं, काफी दिनों से बहुत सारी ऐसे हिंसा हुए, और यहाँ तक कि जो इस्कॉन का मंदिर था उस पर भी हमला किया गया, वहाँ के जो गुरु जी थे उन पर भी हमला किया गया, और हिंदुओं पर लगातार टारगेट हिंदू हो रहा है वहां पर। अब जहां जहां जो मुस्लिम का समुदाय है, इनकी कम्युनिटी है, अधिक मात्रा में है, हिंदू कम मात्रा में है, वहां रहने देते नहीं, चाहे वो वहां जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं या उनको मार देते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि इस्लाम को बढ़ावा देना। ये विश्व स्तरीय है कि ये आज की बात नहीं कि हाँ ये आज हो रहा है, ये पहले से भी चलता आया है। और सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कमी भी देखी जाती है तो इसमें एक सहिष्णुता जो कि हमारे अंदर भरी पड़ी है, इस वजह से ऐसी दिक्कतें होती हैं। कहीं ना कहीं 60 समाज चरित्र का जो श्लोक है ये कहता है कि हमें भी कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए कि सामने वाला किस उद्देश्य से हमसे हमारे नजदीक आ रहा है या किस उद्देश्य से क्या करना चाह रहा है। और आपस में जो हम विचारों से बटे हुए हैं वो हमें एकता जरूर दिखानी चाहिए आपस में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस तरह से कंडीशन चल रही है बांग्लादेश में भी हो रही है, भारत में भी कई से कोने में हो रही है। ठीक है, बहुत सारी स्टेट में देखा जाए, चाहे आसाम को चाहे कश्मीर को, से देखा जा रहा है ये हो, तो ये हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी, दिखा करके सामने आना पड़ेगा। और जिसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं से ऐसे दुष्टों से, ऐसे राक्षसों से हम जीत पाएंगे या सामना कर पाएंगे, नहीं तो हम बढ़ते और करते रहेंगे। ठीक है। प्रमोद गोस्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में जो अब एक और ये नया मामला सामने आया सर, क्योंकि तख्ता पलट के बाद ही हम देख रहे हैं, उससे भी पहले ही जिस तरह से स्थिति बनी थी कि मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, हिंदू समुदाय के लोगों को घर से निकाल कर बाहर सड़कों पर उनका कत्ल किया जा रहा था। अब एक और ऐसा मामला सामने आया जिसमें बड़ी बात यह है कि पुलिस सब कुछ देख रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित रूप से इसको खाली बांग्लादेश में नहीं आप देखें या उस संकीर्णता में न चलें। स्थिति ये है कि अभी जो प्रमोद जी ने ये बात कही, मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ वो अपने टारगेट पे मुस्लिम रखते हैं। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जो सामाजिक सरोकारों की बात करते हैं, दिखावे के लिए ही मैं मानता हूँ कि जो मुस्लिम धर्मगुरु और जो मुस्लिम परस्त लोग हैं वो लोग ये जब बात करते हैं तो चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे वो हिंदुस्तान ही क्यों ना हो, यहाँ भी अगर कुछ घटनाएं होती हैं छुटपुट तो उसको गलत कहने की सामर्थ्य नहीं जुटाते हैं। ये जो स्थिति है वो बड़ी चिंताजनक स्थिति है निश्चित रूप से। अब आप देखिए शेख हसीना के बाद से, इसके बाद जो है जब शेख हसीना थी तब ये घटनाएं बिल्कुल नहीं हो रही थी, कतई नहीं हो रही थी, और वहाँ पूरा सौहार्द बना हुआ था, आराम से हिंदू समाज रह रहा था। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से जो दंगे हुए वहाँ और जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को जो कत्लेआम किया गया, वहाँ पर आप देखिए कि कैसे मूक दर्शक सब हमारे देश के लोग बने रहे और यहाँ के मौलाना मौलवी बने रहे। तब उनको ये समझ में नहीं आया कि जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पर ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं, किस ढंग की नालायकियां कर रहे हैं। सवाल और है, क्या इसके पीछे ये भी है कि भारत पर किसी तरह का प्रेशर डालने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि शेख हसीना सुरक्षित हैं तो वो गुस्सा, क्योंकि अभी मौत की सजा सुनाई गई थी बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर, तो ये प्रेशर बनाने की कोशिश है। देखिए, इसको हम प्रेशर बनाने की कोशिश तो इसलिए नहीं मानते कि भारत किसी के प्रेशर में आने वाला देश नहीं है, और ना ही इस ढंग के प्रेशर वो अमेरिका का उसने स्वीकार नहीं किया, तो बांग्लादेश तो की तो औकात क्या है, या वो क्या लेगा। जिस दिन भारत अपनी सीट पे आ जाएगा उस दिन बांग्लादेश का नक्शा बदल जाएगा, और पाकिस्तान का नक्शा बदल के बांग्लादेश बनाया, ये भारत का ही कुब्बत थी और भारत की ही देन थी। तो बांग्लादेश की क्या हैसियत है, पाकिस्तान की क्या हैसियत है जो भारत पर दबाव बनाएगा। हाँ, बातचीत के जरिए कोई करे, लेकिन चूंकि ये लोग जो हैं, ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग हैवानियत के पोषक हैं। ये लोग कहीं भी इनकी अगर आचरण उठा के देख लीजिए,
मतलब बांग्लादेश इतना एहसान फरामोश इस समय हो गया है कि मतलब जिसको बनाने वाले वहाँ बांग्लादेशियों के ऊपर कितने बलात्कार हुए, कितनी हत्याएं, नरसंहार हुए पाकिस्तान के लोगों ने किया उनके ऊपर, तो बीच में भारत ही आया था। और ये एहसान फरोश में इनके आंख का पानी मर गया है। इनको शर्म, बेशर्म है ये लोग, इनको ये शर्म नहीं आती है कि इसके हिंदू समाज ने ही या उनकी रक्षा की थी, भारत की सेना ने रक्षा की थी, तो इनकी क्या औकात है कि जो दबाव डालेंगे भारत के ऊपर। ये अपनी ही बचा लें तो बहुत है। ये दबाव की बात तो मैं कतई स्वीकार नहीं करता। भारत जैसा देश दबाव में आने वाला देश नहीं है। वो जब तक चुप्पी साधे, वरना इसका नक्शा बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आपका रिएक्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आज जो है आदरणीय प्रमोद जी बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि भारत तो भारत ही है, और भारत इस समय जिस नेतृत्व पे चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर, तो बिल्कुल आप 2014 के बाद से देखिए भारत और भारत के आसपास के बॉर्डर, पहले क्या होता था कि आतंकवादी या जो भी घुसपैठी होते थे, आते थे, चले जाते थे, उनका स्वागत किया जाता था, सम्मान किया जाता था बाकायदा 5 स्टार होटलों में। आज क्या होता है, आज वही बॉर्डर पे उड़ा दिए जाते हैं। तो भारत न तो दबने वाला है न डरने वाला है किसी से, किसी भी देश से, चाहे कोई भी कंट्री। और यहाँ तक बांग्लादेश तो जब ये मतलब ये कोई कह सकता है कि यहाँ बाप कहता है बेटे को तो बेटा ये काम कर, तो बेटा ही बात बोलेगा बाप को क्या। तो भारत बनाने वाला है पाकिस्तान से और बांग्लादेश को, इनके जो बीच के रास्ते थे इनको अलग करके और वहां पे एक सत्ता हासिल कर दी, सत्ता दे दी है। भारत की देन है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े। हाँ। मदद को क्या करेगा। ठीक है, तो बांग्लादेश से ये पूरा मामला सामने आया जहां हिंदू दंपति की यहां पर हत्या की गई है, लेकिन अब देखना यही है कि क्या इस पूरे मामले में पुलिस कोई कार्रवाई करती है या फिर मूक दर्शक बनकर रहती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बांग्लादेश में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदू खतरे में है, क्योंकि ये जो मामला है, ये मामला वाकई हैरान कर देने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।